हमने ग्रोथ कंप्लीट किया था कैरेक्टर फर्स्ट वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले कैरेक्टर लिविंग बीइंग के कैरेक्टर नंबर 2 से। मेजर कैरेक्टर नंबर 2 इट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वन into a population of a particular species by old individual of that particular species. Okay, so it means हम इसको दूसरी तरह से प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी बोल सकते हैं इस प्रोसेस को। ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनीज प्रोड्यूस होंगे। ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग, आपने 9th में ये टर्म बहुत बार सुनी होगी ऑफस्प्रिंग, तो ऑफस्प्रिंग को ही हम प्रोजेनी ये टर्म भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब जो पेरेंट होते हैं वो पेरेंट अपने यंग वन को जब एंटर करवाएंगे नई पॉपुलेशन में, उनको बर्थ देंगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम, पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, यंग वन को एड होने तक की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आप देख सकते हैं बेटा, नाम से भी क्लियर हो रहा है, रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब जो ऑलरेडी प्रोड्यूस है, जो ऑलरेडी किसी से बना हुआ है, वो और फर्दर प्रोडक्शन करेगा। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब फर्दर प्रोडक्शन। तो पहले से जो कोई किसी का प्रोडक्ट है, मतलब जो ग्रैंड पेरेंट थे, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट और पेरेंट से फिर सन या डॉटर जो भी होगा, मतलब उनकी प्रोजेनी ऑफस्प्रिंग। ओके, तो जो ग्रैंड पेरेंट थे, ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट्स बनते हैं, मतलब जो पेरेंट्स अब नए ऑफस्प्रिंग को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनकी यंग वन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ये ऑफस्प्रिंग के लिए ये पेरेंट हो गए, इसके पहले वाली जनरेशन, ठीक है, ये पेरेंट हो गए। लेकिन ये पेरेंट भी किसी और से प्रोड्यूस हुए थे पहले असल में, और ये ग्रैंड पेरेंट भी और किसी और से प्रोड्यूस हुए होंगे, फोर फादर से, उनके एंसेस्टर से, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस चलती आ रही है। ओके, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का, न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो क्योंकि वो पहले से प्रोड्यूस है एक जनरेशन, और वो फिर से किसी और जनरेशन को प्रोड्यूस कर रही है, नेक्स्ट जनरेशन को। ओके, तो जैसे ये जो जनरेशन है पेरेंट्स की, ये ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ये खुद भी किसी और की का प्रोडक्ट है, इसलिए हमने उस प्रोसेस का नाम क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले टर्म क्लियर होना चाहिए बायोलॉजी में। आपको अगर टर्म क्लियर हो गई ना, तो आपका समझ लो 70% कंसेप्ट आपके पकड़ में आ जाता है, ठीक है। यू कैन ग्रास्प अबाउट 70% ऑफ कंसेप्ट ओनली अगर आपको टर्म पता चल जाए, मीनिंग पता चल जाए टर्म का, तो आप उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं, अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो सकता है वो कंसेप्ट। ये ध्यान रखिए, तो ग्रैंड पेरेंट से पेरेंट और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग। तो अब नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो ऑफस्प्रिंग होंगे, ये फिर उनके पेरेंट हो जाएंगे जो अभी ऑफस्प्रिंग है। आ रहा है समझ में? तो ये प्रोसेस चलती रहती है मतलब उस स्पीसीज में। तो लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमने लिखा है एक पॉपुलेशन में जो पर्टिकुलर स्पीसीज की हो। तो स्पीसीज का मतलब यहाँ पर क्या है? तो स्पीसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल
हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो किसी को अगर स्पीसीज में कोई कंफ्यूजन हो तो स्पीसीज की डेफिनेशन में यहां पर लिख रहा हूं। स्पीसीज का मतलब क्या होगा बेटा? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके पास में जो कैरेक्टर है वो सिमिलर रहेंगे, मेजर कैरेक्टर सिमिलर रहेंगे। ओके, तो जैसे मैं हूं तो मेरे और आपके कैरेक्टर लगभग सेम है। मेरे पास में भी दो कान है, एक नाक है, एक मुंह है, दो आईज है, ठीक है, और 10 फिंगर्स वाले जो है वो दो हाथ है, ठीक है। तो अपेंडेजेस, ठीक है, मेरे पास में जैसा हार्ट है, लंग है, किडनी है, वैसे ही आपके भी किडनी, हार्ट, लंग्स का शेप 18 इयर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे पास में वो हमको एक जैसा बनाती है। तो जो मेन चीजें हैं, फिर उसमें कोई एंजाइम एक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, वो बात अलग है, क्योंकि डिफरेंसेस भी होंगे ही साथ में, लेकिन जो मेजर कैरेक्टर है वो सेम है, ठीक है। ओके, लेकिन अगर आप, अगर मैं और एक मैंने हॉर्स ले लिया तो मैं और हॉर्स में अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे कि नहीं बेटा आपको? मुझमें और हॉर्स में कैरेक्टर अलग अलग दिखेंगे कि नहीं, कि वो भी और मैं भी सेम ही हूँ? बताओ, डिफरेंट है ना? यस हॉर्स सर। में टेल है, सर मुझमें टेल नहीं, क्या बोलोगे सर आपका लोअर पोर्शन दिखता ही नहीं। ओके, तो मेरे लेग्स वगैरह आपको दिखते ही नहीं, ठीक है, तो कैमरा की सेटिंग के कारण ऐसा है। सर आपकी आवाज अटक रही। ओके बेटा, शायद आप आपका नेटवर्क चेक कर लो बेटा, किसको प्रॉब्लम आ रही है। सर ब्लर भी दिख रहा है सर थोड़ा शायद। ओके, स्वयं को प्रॉब्लम आ रही है। मैं 1 मिनट में चेक करता हूँ। आदित्य बेटा, मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। और आपको बोर्ड दिख रहा है बेटा क्लियर आदित्य? यस सर। हाँ, तो बेटा अगर आदित्य को दिख रहा है, मैंने कहा है आपको कि अगर एक स्टूडेंट को दिखता है तो समझ जाओ कि लगभग सबको दिखना चाहिए। अभी बारिश चल रही है आपकी तरफ भी, मेरी तरफ भी, तो हो सकता है आपकी तरफ बारिश के कारण या क्लाउड होने के कारण कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, या आपका इंटरनेट पैक भी आप चेक कर लो साथ में, या आपकी नेटवर्क कहाँ पर बैठे हो, तो हो सकता है शायद उसके कारण हो। ये चेक कर लिया करो बेटा। ओके, तो फिर से रिपीट कर देता हूं मैं कि हमने कहा है कि स्पीसीज मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, तो सिमिलर कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझ में और आप में सभी कैरेक्टर जो मेजर कैरेक्टर है, हार्ट प्रेजेंट है, दो किडनीज प्रेजेंट है, लीवर है, ठीक है, नोज है, हेयर है, ये जो कैरेक्टर्स हमें जो दिख रहे हैं वो लगभग सेम है, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल हो मतलब बाहर के हो, या एनाटॉमिकल हो इंटरनल ऑर्गन्स के पार्ट, तो ये यूजुअली जो है सब में, हम सब में सेम है। ओके, लेकिन मुझ में और हॉर्स में डिफरेंस है। उसमें आपको पूंछ मिलेगी, मुझ में पूंछ नहीं है, ओके, ना ही आप में है। ओके, तो कुछ ऐसे कैरेक्टर वो जो है वो क्वाड्रप्ट है, चार पैरों पर खड़ा है, हम बाइपेडल मूवमेंट शो करते हैं, हम केवल दो पैरों पर चलते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको आसानी से दिख जाएंगे कि जो हॉर्स में और हम में अलग अलग है, मतलब उनकी और हमारी स्पीसीज अलग अलग है। तो जैसे ही हम वहां पर, तो हम सभी ह्यूमन बीइंग एक स्पीसीज में आते हैं, होमो सैपियंस, सैपियंस स्पीसीज है हमारी, होमोजीनस है और सैपियंस स्पीसीज है। इसी टॉपिक में हम नॉमेनक्लेचर पढ़ने वाले, टैक्सोनॉमी पढ़ने वाले हैं, और उसी में हम ह्यूमन बीइंग को भी क्लासिफाई करेंगे, और उसमें लिखेंगे कि होमो ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है और स्पीसीज हमारी हो जाएगी सैपियंस। तो हम सैपियंस स्पीसीज से बिलोंग करते हैं सभी ह्यूमन बीइंग्स। ओके, तो हमारे कैरेक्टर सिमिलर है, इसलिए हम एक ही स्पीसीज में रख रहे हैं सभी ह्यूमन बीइंग्स को। तो ह्यूमन बीइंग्स में अगर आप एग्जांपल लिया तो ह्यूमन बीइंग्स में ये ऐसी प्रोसेस चल रही है। ओके, आज समझ में? तो यह है रिप्रोडक्शन, जिसमें एक स्पीसीज
कि जो मेंबर है ओल्ड इंडिविजुअल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं मेंबर, वो न्यू मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, न्यू मेंबर का बर्थ करवाएंगे, प्रोडक्शन करवाएंगे, उस प्रोसेस को हमने कहा रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका? The significance of reproduction is species continuation. मतलब ये स्पीसीज को कंटिन्यू करता है, ओके? क्योंकि हमें पता है कि जो ओल्ड इंडिविजुअल्स है उनकी डेथ हो जाएगी और वो अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर, लेकिन उनके ही जो स्पीसीज है वो कंटिन्यू रहती है, तो ऑफस्प्रिंग आते रहते हैं, इसलिए कंटिन्यू होती रहती है, स्पीसीज के मेंबर नए ऐड होते रहते हैं, इसलिए एग्जिस्टेंस बना रहता है। तो स्पीसीज का कंटिन्यूएशन होता रहता है और स्पीसीज एग्जिस्ट करती है फिर अर्थ पर, एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ, ठीक है? तो दैट पर्टिकुलर स्पीसीज का अर्थ पर एग्जिस्टेंस बना रहेगा, ओके? अगर कोई स्पीसीज के सभी मेंबर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो फिर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। देखो, अगर कोई स्पीसीज के सभी मेंबर ने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया, उन्हें नया यंग वन प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो कभी ना कभी तो उसका लाइफ स्पैन खत्म होगा ओल्ड इंडिविजुअल्स का, और जब तो अगर उनका लाइफ स्पैन खत्म होगा तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर, ओके? और अगर वो न्यू इंडिविजुअल को ऐड करके नहीं गए तो फिर जो लास्ट वाला मेंबर होगा उसकी भी डेथ हो गई तो उसके बाद में कोई नहीं दिखेगा। जैसे कि डायनासोरस, हमें डायनासोरस के फॉसिल मिले तब पता चले कि ऐसे भी कोई इतने खतरनाक भी कोई एनिमल अर्थ पर रेप्टाइल्स थे, ओके? उनकी बोन, ये फॉसिल्स में मतलब उनकी बोन के, तब हमें पता चला। फिर वो अभी क्यों नहीं है? क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी पूरी स्पीसीज के सभी मेंबर एक साथ में क्या हो गए थे, यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब उस स्पीसीज का कोई भी मेंबर नहीं बचता ना, तब हम उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गया, उनका एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है? तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज का कोई मेंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ओके? तो एक्सटिंक्ट हो गए, तो पूरे के पूरे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, ओके? तो नेचुरल कैलामिटी हुई, समझो, हम बोलते हैं कि मेटेरियल्स जो है वो आए, वो गिरे और उसके कारण वहां पर उनके लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है? और सभी डायनासोरस की वहां पर क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वो सबकी डेथ हो गई तो कोई भी नहीं बचा, तो फिर नया प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है? क्योंकि ओल्ड इंडिविजुअल ही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, मतलब जो मेंबर्स होते हैं वही रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई मेंबर बचाएंगे तो कौन रिप्रोडक्शन करेगा, कौन नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, ओके? तो नेचुरली यहाँ पर ये खत्म, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस नहीं है अर्थ पर डायनासोरस का, ओके? तो स्पीसीज को कंटिन्यू करने के लिए इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, और जो मैच्योर मेंबर होंगे वही रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। हमने यहाँ पर उनको ओल्ड इंडिविजुअल्स बोला है, मतलब जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं। देन अगर किसी स्पीसीज के 2, 4 या फ्यू मेंबर्स अगर रिप्रोड्यूस नहीं करें तो स्पीसीज पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ओके? अगर उस स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर हैं और उनमें से अगर फ्यू मेंबर्स ने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ओके? लेकिन अगर सभी के सभी मेंबर्स ने रिप्रोडक्शन नहीं किया और बिना रिप्रोडक्शन के उनकी डेथ हो गई तो फिर कोई नया इंडिविजुअल एड ही नहीं हुआ, तो इसलिए एग्जिस्टेंस नहीं बनी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, ओके? नेक्स्ट, फिर रिप्रोडक्शन ये ओल्ड इंडिविजुअल मतलब जो लिविंग इंडिविजुअल होंगे उनके कारण हो रहा है, देयरफॉर ये लिविंग का कैरेक्टर है, ओके? तो लिविंग का कैरेक्टर है, लेकिन क्या ऑल लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं?
तो हम कहेंगे नहीं, देयर आर सम एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शंस हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी स्पीसीज के सभी मेंबर रिप्रोडक्शन वहां पर नहीं करते, कुछ कुछ स्पीसीज में एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन हम ह्यूमन बीइंग से ही ले लेते हैं। कुछ ह्यूमन बीइंग स्टेराइल या इनफर्टाइल होते हैं, इसको हम बोलेंगे पहला एक्सेप्शन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। किस चीज के लिए एक्सेप्शन है बेटा? कि लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल, इनफर्टिलिटी मतलब रिप्रोड्यूस नहीं करने की वहां पर कैपेसिटी। तो रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं पोटेंसी, पोटेंट होना, ठीक है। लेकिन किसी रीजन से ह्यूमन कपल मतलब हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को ऐसी कोई दिक्कत है जिससे कि वो या तो मेल या फीमेल गैमेट जो है नहीं बन पा रहे हैं, या उनका फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, जाइगोट नहीं बन पा रहा है, या जाइगोट तो बन रहा है लेकिन उस ह्यूमन फीमेल का यूट्रस खराब है, ठीक है, या फेलोपियन ट्यूब खराब है, जिससे कि वो 9 मंथ तक वहां पर सर्वाइव नहीं कर सकता, वहां पर बेबी वहां पर मिसकंसेप्शन हो जाता है, ठीक है, तो कंसीव नहीं हो पाता या मिसकंसेप्शन हो जाता है, किसी मतलब वहां पर वो ग्रो नहीं कर पाता फिटनेस, ठीक है। तो ऐसे कपल में, ठीक है, या फिर मेल में हमने कहा मेल गैमेट नहीं बनेंगे, स्पर्म नहीं बन रहे उसके पास में, या स्पर्म बन रहे हैं लेकिन वो इजैकुलेट नहीं कर पा रहा है, या उसके जो टेस्टिस है वो टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही नहीं आए, अंदर के अंदर ही रह गए बर्थ के पहले ही, ठीक है। तो बर्थ के पहले उनको क्या हो जाना चाहिए, 7 मंथ का जब फीटस होता है मदर के वॉर्म में ही, अगर वो मेल है उसके टेस्टिस जो है वो डिसेंड डाउन हो जाते हैं, मतलब बाहर आ जाते हैं एब्डोमिनल कैविटी से। तो अगर अंदर ही रह गए तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं बनते स्पर्म, ठीक है, इसलिए उनको बॉडी से बाहर स्क्रोटल सैक में रखा जाता है। तो अगर वो टेस्टिस डिसेंड डाउन नहीं हुए, ओके, तो देन वहां पर क्या हो सकता है, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, स्पर्म नहीं बन सकते, ओके। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग को भी हम क्या बोलेंगे कि वो वहां पर स्टेराइल है, मतलब इनफर्टाइल है, ओके। तो ह्यूमन बीइंग्स में से मेल या फीमेल दोनों में से एक या दोनों अगर वहां पर फर्टाइल नहीं है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी, ओके। किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? किसी की आवाज आ रही थी, कुछ पूछना है, क्वेश्चन? ओके, ठीक है। तो इस तरह से कपल में से या तो हस्बैंड इनफर्टाइल है या वाइफ, या फिर दोनों भी, तो अगर दोनों में प्रॉब्लम है तो दोनों भी, तो ऐसे कभी भी यंग वन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, मतलब, ओके। तो ये लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल अगर हम ले यहाँ पर, तो हनी बीज, हनी बीज में भी जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती वो है वर्कर बीज, ओके, वर्कर बीज। तो आपने जो हनी बीज होती है उनमें मेल हनी बीज को हम ड्रोन्स कहते हैं, ओके। मेल हनी बीज को हम क्या कहते हैं? ड्रोन। क्या? हाँ, ड्रोन्स। और जो फीमेल हनी बीज होती है
वो दो टाइप की होती है बेटा। फीमेल हनी बीज में पूरे हायु में, हनीकॉम्ब में पूरे हायु में, छत्ते में जो फीमेल, जितनी फीमेल होती है उनमें से एक फीमेल बहुत बड़ी होती है साइज में, ओके, और वो कोई काम नहीं करती, पड़ी रहती है, आराम करती रहती है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्वीन बी, क्वीन। ओके, तो ऐसा मत करना कि जो काम नहीं करता वो क्वीन, ऐसा नहीं, ठीक है, रॉयल, ऐसा नहीं, उसका ऐसा नाम दे दिया है। और जो दूसरी फीमेल बीज होती है, तो एक है क्वीन बी, और बाकी जितनी भी जो फीमेल बीज होती है उनको हम वर्कर बीज बोलते हैं, क्योंकि वो बेचारी ड्रोन के साथ में जा करके वहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा, बराबर इससे बड़ा बना देता हूँ, वर्कर बीज, इसको हम अलग कर देंगे यहाँ से। वर्कर बीज, तो ये जो वर्कर बीज है ये ड्रोन के साथ में जाकर के वहां पर हनी कॉम्ब फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, नेक्टार सक करती है फूलों से, ओके, और हनी फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करती है। तो ये सब काम ये वर्कर बीज ड्रोन के साथ में मिलकर के करती है, लेकिन वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, वर्कर बीज इनफर्टाइल होती है, ओके, वर्कर बीज क्या है, स्टेराइल है, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती, लेकिन क्वीन बी फर्टाइल है और ड्रोन्स भी फर्टाइल होते हैं, ये दोनों रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन वर्कर बीज नहीं कर सकते। लेकिन वर्कर बीज लिविंग होती है, वो भी लिविंग है, वर्कर बीज भी लिविंग है। अगर आपको पता करना हो कि लिविंग है या नहीं, तो जाओ और हनी कॉम्ब में वहां पर हाईवे में हाथ डाल करके देख लो, ठीक है, पता चल जाएगा। क्या होगा बेटा प्रांजल, अगर आपने हनी कॉम्ब में हाईवे में हाथ डाल दिया तो? क्या सर? अगर किसी ने हनी कॉम्ब में हाईव में हाथ डाल दिया तो क्या होगा? नहीं समझ में आया बेटा प्रांजल? नहीं सर। हनी कॉम्ब हाईव जो शहद का छत्ता होता है ना, हाँ, उसमें अगर किसी ने हाथ डाल दिया तो क्या होगा? उसे काटेगी। हाँ, तो उसमें बहुत सारी वर्कर बीज भी होगी, वो वर्कर बीज भी उनके पास में स्टिंग होता है तो वो भी काटेगी, ओके, तो पॉइजन उनकी स्टिंग में होता है थोड़ा सा, तो वो टाइट करेगी और प्रॉपर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दुखेगा, स्वेलिंग आ जाएगी। तो वर्कर बीज जिंदा होती है, सर्वाइव करती है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। तो ये एग्जांपल हमको बताते हैं कि जो लिविंग बीइंग है, तो सभी लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लिविंग बीइंग ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लिविंग तो है, लाइव तो है, जिंदा तो है, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, एड नहीं कर पाते। ऐसे एक थर्ड एग्जांपल है म्यूल। किसी ने नाम सुना है इसका, म्यूल का? म्यूल को हिंदी में Yes, खच्चर बोलते हैं। हाँ बोलो बेटा। yes sir, हाँ, कैसे बनता होगा बताओ, क्या सुना है आपने yes इसके बारे में? sir, male horse, सर वो डोंकी और हॉर्स का ये रहता है, यानी ऑफस्प्रिंग जैसा कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हॉर्स एंड डोंकी, इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन से, तो अगर मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स अगर वहां पर रिप्रोडक्शन करते हैं तो म्यूल बनाते हैं, और इसका ठीक उल्टा अगर हुआ तो उसको बोलते हैं बिन्नी, ओके।
तो यहाँ पर आपको बस म्यूल के बारे में समझना है। तो आप ये इसलिए हॉर्स और डोंकी दो अलग अलग स्पीसीज हैं, गधा और घोड़ा दो अलग अलग स्पीसीज हैं, अलग अलग कैरेक्टर है उनके, इसलिए इन दो अलग अलग स्पीसीज से बना हुआ ये इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोडक्ट है ये, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट। म्यूल, ओके। तो हॉर्स एंड डोंकी इनसे ये बना है। तो फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी, इनमें अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो म्यूल बनता है। और हमने कहा कि म्यूल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ओके। तो याद रखना जो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के प्रोडक्ट होते हैं वो कभी रिप्रोडक्शन नहीं करते, ओके बेटा। यस सर। तो म्यूल कोई दूसरा म्यूल नहीं बना सकता, ये ध्यान रखना। म्यूल हमेशा कैसे बनेगा, कोई भी नया म्यूल कैसे बनेगा, इनका अगर कॉम्बिनेशन अगर आ गया तो म्यूल बनेगा, ओके। तो म्यूल वहां पर इनफर्टाइल है मतलब, ओके। तो इससे हमें पता चलता है कि मोस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स may exhibit reproduction but not all, okay। तो रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन कर सकते हैं लेकिन सभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कभी भी ये ह्यूमन बेबी इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। वर्कर बीज ये कभी भी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वर्कर बीज से कभी कोई नई बी नहीं प्रोड्यूस होगी, म्यूल से कभी कोई नया म्यूल प्रोड्यूस नहीं होगा, लेकिन वो हमको जिंदा दिखते हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। यस बेटा पूछो तब तक डाउट, स्वयं तब तक तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा तुम इसका। क्या बेटा आवाज नहीं आई क्लियर। म्यूल सर, म्यूल हॉर्स से स्ट्रांग होता है क्या? म्यूल क्या होता है बेटा? हॉर्स से स्ट्रांग होता है क्या? हॉर्स हाँ नहीं, हॉर्स से स्ट्रांग नहीं होता, डोंकी से स्ट्रांग होता है। इसलिए जो पुराने जो कुम्हार वगैरह जो लोग होते हैं ना बेटा, वो क्या करते थे, वो गधों की बजाय खच्चर को जो है वो ज्यादा पालते थे, म्यूल को ज्यादा पालते थे, क्योंकि वो ज्यादा बोझा उठा सकता है, क्योंकि उसमें कुछ हॉर्स के जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं। तो हॉर्स मस्कुलाइन होता है, उसमें स्टेमिना थोड़ा सा ज्यादा होता है हॉर्स में। तो गधे के कंपैरिजन में जो म्यूल है, खच्चर है, वो ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इसलिए जो पुराने जो कुम्हार वगैरह लोग जो थे, जो वो मतलब यूज करते थे गधों को, तो उस टाइम पर अगर कोई खच्चर मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छा उनके लिए था, क्योंकि वो ज्यादा बोझा उठा सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। आज भी आप देखते होंगे कि अगर आप कहीं पर ट्रैकिंग करने के लिए जाओ पहाड़ी वगैरह पर, तो वहां पर अगर कोई छोटे कस्बे वगैरह हैं तो वहां पर आज भी आपको ऐसे दिख जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग अगर वो वैष्णो देवी माता के मंदिर में जाते हैं, वैष्णो देवी वगैरह यहाँ पर, या फिर ऐसे किसी जगह पर जाते हैं लद्दाख वगैरह में, तो उधर आपको दिखेंगे कि वहां पर म्यूल वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए वहां पर सामान ले जाते हैं वो लोगों का, जो ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनका, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनमें डोंकी से ज्यादा स्टेमिना रहेगा लेकिन हॉर्स से थोड़ा कम। क्लियर बेटा? यस सर। ओके गुड। स्वयं हो गया बेटा स्क्रीनशॉट?
स्वयं रिप्लाई नहीं आया बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया क्या? यस ओके चलो, तो हमने अभी तक रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग्स में हो सकता है, लेकिन फ्यू लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाते। इसका मतलब रिप्रोडक्शन ऐसी प्रोसेस है जो ऑल लिविंग बीइंग्स में नहीं होता। इसलिए ये लिविंग का कैरेक्टर तो है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि हमने लास्ट में कल हमने कहा था ग्रोथ के बारे में कि ग्रोथ लिविंग में दिखती है, सभी लिविंग में, और कुछ नॉन लिविंग में भी दिखती है, स्नो माउंटेन में जैसे दिख रही थी हमको। ठीक है, इसलिए हमने उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा था। क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब कि वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो कैरेक्टर मिलेगा तो हम उससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन लिविंग है और कौन नहीं लिविंग। तो यहाँ पर भी हम रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो तो लिविंग है, लेकिन सभी लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं करते। तो हम म्यूल को नॉन लिविंग थोड़ी कंसीडर कर सकते हैं। वर्कर बीज को नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं क्या हम? नो सर। गुड, ठीक है। जो इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग है, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, किसी में जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं कर रहा है, कोई मेल या कोई फीमेल में गैमेट नहीं बन रहा है या यूट्रस खराब है, तो क्या उस फीमेल को या उस मेल को हम नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे क्या? नो सर। नो सर। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि कुछ लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए आपको क्या कंडीशन है? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन होती है कि ऑल लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स में होना चाहिए, ऑल लिविंग बीइंग में एग्जिबिट दैट कैरेक्टरिस्टिक एंड none of the non-living may exhibit that characteristic। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की कंडीशन है। सभी लिविंग बीइंग में होना चाहिए और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए। तो हमने ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा कहा था। क्यों? क्योंकि ऑल लिविंग बीइंग में तो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन कुछ नॉन लिविंग में भी हो रही थी, है ना, स्नो माउंटेन में। तो ये सेकंड वाला पॉइंट वहां पर फुलफिल नहीं हो रहा था ग्रोथ में। रिप्रोडक्शन में हम जब देखते हैं तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि लिविंग बीइंग में तो होता है रिप्रोडक्शन, लेकिन ऑल लिविंग बीइंग्स may not exhibit reproduction। क्योंकि हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े, and therefore it is not considered as defining property, and therefore reproduction is not a defining property of living beings। क्योंकि defining property का मतलब होता है कि वो ओनली उन्हीं में मिलेगी, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम इसको नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल दिया तो जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे लिविंग बीइंग, जिनके हमने एग्जांपल पढ़े, उनको हमको नॉन लिविंग कंसीडर करना पड़ेगा फिर तो, और हम ऐसा नहीं कर सकते। वो तो लिविंग है, बाकी सारे कैरेक्टर दिखा रहे हैं लिविंग। तो थर्ड कैरेक्टर है फिर यहाँ पर, मतलब ये ओनली कैरेक्टर है लिविंग बीइंग का, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो। Reproduction is not a defining property, it is only a major characteristic of living being। कैरेक्टर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो हमने लास्ट में लिखा है बेटा, ये दोनों लाइंस, ये समझ में आ गई क्या सबको? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आती है। यस सर। ओके, नहीं समझ में आए तो आप बिना हेजिटेशन के डाउट पूछ सकते हैं बेटा। ओके, तो अगर समझ में आ गई तो हम थर्ड वाला पॉइंट लेते हैं। फिर रिप्रोडक्शन के बाद में थर्ड कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म।
ओके, आपने 9-10 में जो शॉर्ट में पढ़ा होगा, मैं उसको आगे इलेबोरेट करता हूँ आपको अब क्या एक्चुअल में ध्यान रखना चाहिए। तो मेटाबॉलिज्म इट मीन्स ये एक तरह का जितनी भी हमारी बॉडी में लिविंग रिएक्शंस होती है उनका क्यूमुलेटिव है, एक तरह से सबको एक साथ में कंसीडर करेंगे। जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ऑल दी biological reactions or biochemical reactions operate in body of a living being। अब उस लिविंग बीइंग की बॉडी यूनिसेलुलर हो, मतलब एक सिंगल सेल से बनी हो, जैसे बैक्टीरिया की या अमीबा की, यूग्लिना की, या फिर हमारे जैसा वो मल्टी सेलुलर हो। बॉडी बोल दिया मतलब उसके आपको पता है कि फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हमने इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि या तो सेलुलर लेवल पर मतलब सेल से बन सकता है, या टिश्यू से, या फिर ऑर्गन से, या ऑर्गन सिस्टम से। मतलब वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। ओके, बॉडी में मतलब आपको फिर क्लियरिटी हो जाना चाहिए वहां पर, या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टी सेलुलर होंगे। तो जब यूनिसेलुलर है तो सिंगल सेल में होने वाली, कभी कभार यहाँ पर लिख देते हैं बॉडी ऑफ लिविंग सेल और लिविंग बॉडी और सिंगल सेल। जो भी बायोलॉजिकल रिएक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में चलेगी या सिंगल सेल में जो ऑर्गेनिज्म होंगे, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, ठीक है, उनमें चलेगी। cumulatively termed as metabolic reactions and the phenomenon is known as metabolism। ओके, और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ओके, अब मेटाबॉलिज्म में जो बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है सभी के सभी, उनको हमने कहा मेटाबॉलिज्म। अब बायोलॉजिकल रिएक्शन दो टाइप की होती है हमारी बॉडी में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो। एक में कुछ मॉलिक्यूल टूटेंगे, जैसे हम डाइजेशन के लिए कोई प्रोटीन खाते हैं तो उस प्रोटीन को हम ब्रेक कर देते हैं बेटा। ओके, उस प्रोटीन को हम अमीनो एसिड्स में, उनके बिल्डिंग ब्लॉक में ब्रेक कर देते हैं। कुछ लोग अमीनो एसिड भी बोलते हैं अमीनो एसिड को, कोई प्रॉब्लम नहीं, असेंट का फर्क है बस। जिसको यूके पसंद हो वो अमीनो एसिड बोलो, जिसको अमेरिका पसंद हो वो अमीनो एसिड बोलो, कोई इश्यू नहीं, असेंट है बस वो। ओके, तो प्रोटीन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनकी यूनिट्स थे अमीनो एसिड्स। तो अगर अमीनो एसिड में तोड़ दिया उनको तो ये हो गई कैटाबोलिक प्रोसेस। डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कैटाबोलिक है। कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक। तो मेटाबॉलिज्म में जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड एनाबोलिक रिएक्शन। मतलब इनके फिनोमेनन को हम बोलेंगे कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। ओके, तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबोलिक और एनाबोलिक दो टाइप की होती है। कैटा CATA, कैटा का मतलब होता है बेटा टू ब्रेक और ब्रोकन डाउन, और एना का मतलब होता है टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर।
टू प्रिपेयर और सिंथेसाइज, कुछ चीज बनना। तो बॉडी में ऐसी सारी रिएक्शंस जिसमें कुछ टूटेगा, कोई बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, उनकी यूनिट्स में टूटेगा। जैसे स्टार्च, स्टार्च एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे ग्लूकोज की यूनिट से बनता है, तो स्टार्च को तोड़ा तो ग्लूकोज मिलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा, कैटाबोलिक की एनाबोलिक? स्टार्च टूट करके स्टार्च टूट करके ग्लूकोज बन गया तो स्टार्च ब्रेक हुआ, स्टार्च टूटा ग्लूकोज में, तो कौन सी रिएक्शन हुई, कैटाबोलिक रिएक्शन हुई कि एनाबोलिक हुई? कैटाबोलिक। कैटाबोलिक, क्योंकि हमने लिखा ना कैटा का मतलब होता है टू ब्रेक, ब्रोकन डाउन हो गया कोई चीज। ठीक है, तो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटेगा तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कैटाबोलिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हो जाएंगे डाइजेशन। तो जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, उस डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबोलिज्म, ब्रेकडाउन होता है। सेकंड, रेस्पिरेशन। तो जब हम रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि रेस्पिरेशन का मतलब केवल ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना नहीं है, वो ऑक्सीजन जाकर के CO2 में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो आपको देखना है वहां पर कि ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर, और सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। ओके, तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है, जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एटीपी एनर्जी बनाती है, लेकिन उसमें बाय प्रोडक्ट CO2 और H2O बनते हैं, और वो CO2 हमारे लिए पॉइजनस होता है। देयरफॉर हम उस CO2 को एक्सेल करने के लिए उसको बाहर भेज रहे हैं, मतलब लंग्स तक ला रहे हैं पहले ब्लड से, और फिर एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, ब्रीथ आउट करते हैं। तो CO2 इस तरह से आता है। तो मतलब ग्लूकोज जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो CO2 और H2O में टूटा, मतलब और टूटा वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कैटाबोलिज्म टूटा, मतलब कैटाबोलिज्म हुआ। तो रेस्पिरेशन भी कैसा हो गया बेटा, फिर कैटाबोलिक प्रोसेस। तो डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी प्रोसेसेस कैसी है, कैटाबोलिक प्रोसेस। तो जिस भी प्रोसेस में हमारी बॉडी में कोई मॉलिक्यूल टूट करके छोटा पार्ट में बनेगा, हमारे या किसी भी लिविंग सेल की बॉडी, लिविंग बॉडी में, तो उसको हम कैटाबोलिक प्रोसेस करेंगे। वाइल ऐसी प्रोसेसेस जिनमें ऐसी रिएक्शंस जो बॉडी में लिविंग सेल्स में होने वाली है और उनमें कोई चीज प्रोड्यूस होगी, सिंथेसाइज होगी, बनेगी, ओके, उसको हम एनाबॉलिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे हमारी बॉडी में नई सेल्स बनती है, ओके, हमारी बॉडी में सेल्स, नई सेल्स बनने के लिए नए प्रोटीन चाहिए, नया फैट चाहिए। तो जो हमने प्रोटीन तोड़ करके अमीनो एसिड बनाए थे वो अब्सॉर्ब होते हैं और ईच एंड एवरी सेल के पास में जाते हैं, सर्कुलेट होते हैं ब्लड के साथ। और जिन जिन सेल को जो जो चीज बनानी है, जो जो प्रोटीन, तो अमीनो एसिड लेकर के प्रोटीन बनाते हैं। जैसे हेयर हमारे डेली जो है वो शेड होते, फॉल होते रहते हैं, और बहुत फॉल होते रहते हैं, और उसके बदले में दूसरे बनते रहते हैं। तो हेयर का ये जो पार्ट आपको दिखता है, ठीक है, हेयर का जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पार्ट जो है हमारे, ये केराटिन प्रोटीन से बनते हैं, और मेलानिन के कारण कलर बनता है। तो केराटिन प्रोटीन ये कहाँ से आएगा हमारी बॉडी में, तो कोई स्टोर करके नहीं रखा है हमने। तो हम जो फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसमें जो हमने वहां से जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन खाए, तो वो प्रोटीन हम ब्रेक करते हैं, उनके अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड बना करके अब्सॉर्ब करते हैं, और उनका रीअरेंजमेंट करके हमारे लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में एनाबॉलिक प्रोसेसेस से बना लिए जाते हैं। ओके, तो प्रोटीन बना तो हीमोग्लोबिन बना, तो भी वहां पर प्रोटीन बना, मतलब ओके, केराटिन बना, ठीक है, कोई सेल बनी, कोई टिश्यू बना, तो ये सारी चीजें रिएक्शन, कोई नया फैट बना, लिपिड बना वहां पर, ओके। या फिर हमने ग्लूकोज ज्यादा कंज्यूम कर लिया था, ज्यादा हो गया ब्लड में, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाएगा हमारे लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाएगा। तो ग्लूकोज मतलब वो क्या है,
सिंगल है, और ग्लाइकोजन मेनी ग्लूकोज से बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, तो ये भी क्या हो गया, बनना मतलब सिंथेसाइज होना मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस हमारी बॉडी में होना, नए नए प्रोटीन बनना, ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ये भी एनाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी। इसको ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं हम, ग्लाइकोजन बनने की प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ओके, तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन फॉर्मेशन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना, ये भी एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है बेटा फोटोसिंथेसिस? बताओ जल्दी से। प्लांट में हाँ, प्लांट में क्या बेटा? प्लांट सर जो लाइट अब्सॉर्ब करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटो लाइट मतलब लाइट। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। through which plant prepares its own food. हाँ, ये आदित्य ने लास्ट वाली जो लाइन बोली ना, वो जरूरी है उसको डिफाइन करने के लिए। बाकी सब लोगों ने बराबर बोला, किसी ने गलत नहीं बोला, लेकिन पूरे कंपोनेंट नहीं बोले आपने। ठीक है, तो आपको फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। तो प्लांट लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से CO2 और H2O यूटिलाइज करके कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करते हैं। इट मींस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो खुद का फूड बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वो बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस हो रहा है, और सिंथेसिस का सिंथेसिस जिस रिएक्शन में होगा उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिज्म में आएगा। समझ में आया बेटा? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो स्वयं। अब मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग सेल्स में होता है और किसी भी नॉन लिविंग सेल में नहीं होता। मेटाबॉलिज्म exhibited by all living cells, exhibited क्या all living beings. Okay, so all living beings exhibit metabolism and none of the non-living exhibit metabolism. None of the non-living exhibit metabolism. तो कोई भी नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म नहीं शो करता, लेकिन सारे लिविंग बीइंग्स मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। और इसमें कोई लिविंग बीइंग में एक्सेप्शन नहीं है कि वो मेटाबॉलिज्म नहीं शो करेगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई रिएक्शन तो होगी। प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रहा है। ह्यूमन बीइंग है तो डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, नई प्रोटीन बना रहा है। क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको कहीं ना कहीं से फूड लेना ही पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, और फिर उसको ब्रेक करके अपने लिए रिक्वायर्ड चीजें बनानी पड़ेगी। इसलिए मेटाबॉलिज्म तो हर लिविंग सेल करेगी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये दोनों को फॉलो कर रहा है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के कंडीशंस को। पहला तो ऑल लिविंग बीइंग्स ने एग्जिबिट करना चाहिए, तो मेटाबॉलिज्म ऑल लिविंग बीइंग एग्जिबिट करते हैं। और कोई भी नॉन लिविंग एग्जिबिट नहीं करता, तो इसमें मेटाबॉलिज्म भी कोई नॉन लिविंग, पत्थर के ऊपर अगर आपने खाना रख दिया तो आसपास के जो एयर में, उसके आसपास के इन्वायरमेंट में जो बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर हैं वो उसको डिकम्पोज करेंगे, वो पत्थर नहीं खाना खाएगा। ओके, अगर आपने किसी टेबल पर रख दिया या फिर इसके ऊपर अगर आपने कुछ खाना डाल दिया मार्कर के ऊपर, तो ये नहीं यूज करेगा, उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, डाइजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इंटैक्ट नहीं करेगा उसका। जो आसपास के इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया या फंगस के स्पोर्स है वो डिकम्पोज करेंगे, उस फूड को सड़ाएंगे, खराब करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे उसको। वो लिविंग सेल है, बैक्टीरिया के स्पोर या फंगस के स्पोर, वो लिविंग सेल्स है, ऑर्गेनिज्म है वो, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म, ये मार्कर नहीं कर रहा है। ओके, तो कोई भी नॉन लिविंग एग्जिबिट नहीं करता मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। और कोई भी
एक्सेप्शन नहीं है लिविंग बीइंग का कि जो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं करता, सभी लिविंग बीइंग एग्जिबिट करते हैं। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देयरफॉर मेटाबॉलिज्म क्या होना चाहिए? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, मतलब जिसमें भी जिस स्ट्रक्चर में भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो लिविंग, जिस स्ट्रक्चर में मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है उसको आप नॉन लिविंग बोल सकते हैं। मतलब ओके, क्लियर? तो आपने देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब प्लांट लिविंग है। ओके, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग लिविंग है। तो ऐसे कि जो ऑर्गेनिज्म या जो स्ट्रक्चर मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करेगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करेगा वो लिविंग, और जो एग्जिबिट नहीं करेगा वो नॉन लिविंग। इसलिए मेटाबॉलिज्म कैरेक्टर भी है एज वेल एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है। तो पहली डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमको मिल गई, ऐसा कैरेक्टर जो कैरेक्टर के साथ साथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी है, मतलब जिसके बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके, चलो तो कल हम पढ़ेंगे बेटा कॉन्शियसनेस, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी के बारे में, और फिर उसमें भी चेक करेंगे कि क्या वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है, ये भी चेक करेंगे। ओके, और साथ में टेक्सोनॉमी स्टार्ट कर देंगे कल। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर बेटा, कल मिलते हैं। Bye, sir. बाय सर। Bye, sir.